सभी को मेरा अभिवादन। आज हम अध्याय 22 रासायनिक समन्वय तथा एकीकरण के अंतर्गत हम मानव शरीर में स्रावित होने वाले रसायनों के बारे में जानेंगे जो तांत्रिकी तंत्र के अलावा हमारे शरीर को नियंत्रित करते हैं। विद्यार्थियों, आज के अध्याय के हमारे अधिगम उद्देश्य अर्थात लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं। आपको बाह्यस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है इसके बारे में अवगत करवाना। आपको हमारे शरीर में मौजूद भिन्न प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में अवगत करवाना। आज आप हाइपोथैलेमस और पीयूष ग्रंथि की संरचना के बारे में जानेंगे। आप ये भी जानेंगे कि इन ग्रंथों में से कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं और वे किस प्रकार हमारे शरीर को नियंत्रित करते हैं और हमारे शरीर के भिन्न भिन्न हिस्सों में समन्वय स्थापित करते हैं। इसके अलावा इस सत्र के बाद आप अपने स्वरूप के बारे में जानेंगे और अपने अंदर होने वाली सभी तांत्रिक क्रियाओं की क्रियाकलापों को और उनके महत्व को समझेंगे। ये सत्र आपका अवलोकन और ड्राइंग कौशल को विकसित करने में मदद करेगा और आपको अपने दैनिक जीवन को कक्षा के ज्ञान से संबंधित करने में मदद होगी। विद्यार्थियों, आप अध्ययन कर चुके हैं कि तंत्रिका तंत्र विभिन्न अंगों के बीच एक बिंदु दर बिंदु द्रुत समन्वय का कार्य करता है और आप ये भी जान चुके हैं कि तंत्रिकीय समन्वय काफ़ी तेज लेकिन अल्प अवधि का होता है। तंत्रिका तंतुओं द्वारा शरीर की सभी कोशिकाओं का तंत्रिकायन नहीं होता। तो जरा ये सोचिए, उस वक्त हमारे शरीर में समन्वय कौन स्थापित करता है जब तंत्रिका तंतुओं से निकला हुआ आवेग समाप्त हो जाता है, या शरीर के उस भाग का समन्वय कैसे स्थापित होता है जहां पर कोई तंत्रिका कोशिका मौजूद नहीं है। हमारे शरीर के सभी अंगों को निरंतर नियमन की ज़रूरत पड़ती है। तो आइए ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे शरीर में कोशिकीय क्रियाओं के लिए तथा निरंतर नियमन के लिए ऐसी कौन सी संरचना है या ऐसा कौन सा तंत्र है। हमारे शरीर में कोशिकीय क्रियाओं के लिए तथा निरंतर नियमन के लिए एक विशेष प्रकार के समन्वय की आवश्यकता होती है। ये कार्य हार्मोन द्वारा संपादित होता है। तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र द्वारा संयुक्त रूप से शरीर के क्रियात्मक कार्यों का समन्वय और नियंत्रण करते हैं। तो सबसे पहले हम आइए ये समझते हैं कि ग्रंथि क्या है और उनके प्रकार क्या हैं। मानव शरीर में कई ग्रंथियां होती हैं जो कई स्राव पैदा करती हैं, जैसे पसीना, लार, तेल और हार्मोन। ग्रंथि मानव अथवा अन्य रज्जुकी जीवों के शरीर में कोशिकाओं का एक समूह है जो रक्त में या शरीर के अंदर गुहाओं या इसकी बाहरी सतह पर रसायनों को स्रावित करता है। शारीरिक रूप से इन ग्रंथियों को मोटे तौर पर नलिकाओं की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर दो प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। अंतःस्रावी ग्रंथियां वो ग्रंथियां हैं जो बिना नलिकाओं के रसायनों का स्राव करती हैं, जबकि बाह्यस्रावी ग्रंथियां नलिकाओं के माध्यम से रसायनों का स्राव करती हैं। आइए इन दोनों के बीच अधिक अंतर को जानने की कोशिश करते हैं। बाह्यस्रावी ग्रंथियों से स्रावित हुए रसायन भिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे पसीना, एंजाइम, बलगम अथवा सीबम, और अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकले रसायनों को हार्मोन्स कहा जाता है। बाह्यस्रावी ग्रंथि अपने स्रावी उत्पादों को एक वाहिनी के माध्यम से बाहरी सतह पर अंगों के आंतरिक भाग में छोड़ती हैं। लार ग्रंथियां, अग्नाशय, यकृत, ब्रूनर की ग्रंथियां इत्यादि बाह्यस्रावित ग्रंथियों के कुछ उदाहरण हैं।
इसके विपरीत अंतःस्रावी ग्रंथियां अपने उत्पादों यानी हॉर्मोन्स को सीधे रक्त प्रवाह में छोड़ती हैं और रक्त के द्वारा ही हार्मोन अंततः लक्ष्य अंग तक पहुंचता है। कभी कभी कुछ ग्रंथियां मिश्रित होती हैं। ऐसी ग्रंथियां दोनों बाह्य एवं अंतःस्रावी ग्रंथियों की तरह काम करती हैं। उदाहरण अग्नाशय, वृषण एवं अंडाशय। अग्नाशय से बाह्य स्रावित ग्रंथियों की भांति इंसुलिन एवं ग्लूकागॉन नामक हार्मोन स्रावित होते हैं। इसके साथ ही ये अंतःस्रावित ग्रंथियों की तरह लाइपेज, प्रोटीएज, अमाइलेज जैसे एंजाइम्स भी स्रावित करता है जो पाचन क्रिया में मदद करते हैं। आज हम अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया कि अंतःस्रावी ग्रंथियों में नलिकाएं नहीं होती हैं, अतः इन्हें नलिका विहीन ग्रंथि कहा जाता है। अंतःस्रावी ग्रीक भाषा का शब्द है जो एंडो एवं क्राइन से निर्मित है, जिसका अर्थ है आंतरिक स्राव। क्लॉड बर्नार्ड ने 1855 ईस्वी में अंतःस्रावन शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। चार्ल्स एडवर्ड ब्राउन और सिक्वार्ड को अंतःस्रावी विज्ञान का जनक यानी फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी कहा जाता है। अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित रक्त में मुक्त किए जाने वाले रसायन हैं जो दूरस्थ लक्ष्य अंग तक पहुंचाए जाते हैं, परंतु इस परिभाषा को अब रूपांतरित किया गया है, जिसके अनुसार हार्मोन सूक्ष्म मात्रा में उत्पन्न होने वाले अपोषक रसायन हैं जो अंतरकोशिकीय संदेशवाहक के रूप में कार्य करते हैं। इस नई परिभाषा के अंतर्गत सुनियोजित अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित हार्मोन के अतिरिक्त कई नए अणु भी सम्मिलित हो जाते हैं। अकशेरुकियों में कम हार्मोन के साथ साथ एक सरल अंतःस्रावी तंत्र होता है, जबकि कशेरुकियों में कई रसायन हार्मोन की तरह कार्य कर उनमें समन्वय स्थापित करते हैं। आज मानव के अंतःस्रावी तंत्र का वर्णन करेंगे। अंतःस्रावी ग्रंथियां और शरीर के विभिन्न भागों में स्थित हार्मोन स्रावित करने वाले ऊतक या कोशिकाएं मिलकर अंतःस्रावी तंत्र का निर्माण करते हैं। दिए गए चित्र में आप हमारे शरीर में ग्रंथियों की स्थिति जैसे पीयूष ग्रंथि अर्थात पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल, अग्नाशय, पैराथायराइड, थाइमस और नर में वृषण अर्थात टेस्टिस और मादा में अंडाशय अर्थात ओवरी देख रहे हो। ये हमारे शरीर के सुनियोजित अंतःस्रावी अंग हैं। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य अंग जैसे जठर आंतरीय मार्ग, यकृत अर्थात लिवर, वृक्क अर्थात किडनी, हृदय अर्थात हार्ट आदि भी हार्मोन का उत्पादन करते हैं। हम हाइपोथैलेमस के विवरण के साथ शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हाइपोथैलेमस डाइनसेफेलॉन जो अग्र मस्तिष्क पश्च का अधर भाग है और ये शरीर के विविध प्रकार के कार्यों का नियंत्रण करता है। इसमें हार्मोन का उत्पादन करने वाली कई तंत्रिका स्रावी कोशिकाएं होती हैं जिन्हें न्यूक्ली कहते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर हाइपोथैलेमस की स्थिति और उसका पीयूष ग्रंथि से संबंध देख सकते हो। हाइपोथैलेमस से स्रावित होने वाले हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन के संश्लेषण और स्राव का नियंत्रण करते हैं। हाइपोथैलेमस से स्रावित होने वाले हार्मोन दो प्रकार के होते हैं, मोचक हार्मोन जो पीयूष ग्रंथि अर्थात पिट्यूटरी से हार्मोन से स्राव को प्रेरित करते हैं, और रोधक हार्मोन जो पीयूष ग्रंथि से हार्मोन के स्राव को रोकते हैं। हाइपोथैलेमस से स्रावित हार्मोन्स पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन्स के स्राव को नियंत्रित करते हैं और ये 10 प्रकार के मोचक व
रोधक हार्मोन स्रावित करता है जिन्हें हम न्यूरो हार्मोन्स कहते हैं। पहला वृद्धि हार्मोन मोचक हार्मोन अर्थात ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेटिंग हार्मोन। दूसरा वृद्धि हार्मोन रोधक हार्मोन अर्थात ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन। तीसरा थायरोट्रोपिन मोचक हार्मोन अर्थात TSH रिलीज हार्मोन। चौथा प्रोलैक्टिन मोचक हार्मोन। पांचवा प्रोलैक्टिन रोधक हार्मोन। छठा मेलेनोसाइट प्रेरक मोचक हार्मोन। सातवां मेलेनोसाइट प्रेरक रोधक हार्मोन। आठवां कॉर्टिकोट्रोपिन मोचक हार्मोन। नौवां ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन मोचक हार्मोन और 10वां पुट्टिकीय प्रेरक हार्मोन मोचन हार्मोन अर्थात फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। आइए देखें ये किस प्रकार कार्य करते हैं। उदाहरण के तौर पर हाइपोथैलेमस से निकलने वाला गोनेडोट्रोफिन मुक्तकारी हार्मोन के स्राव पीयूष ग्रंथि में गोनेडोट्रोफिन हार्मोन के संश्लेषण एवं स्राव को प्रेरित करता है। वहीं दूसरी ओर हाइपोथैलेमस से ही स्रावित सोमेटोस्टेनिन हार्मोन पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन के स्राव को रोकता है। ये हार्मोन निवाहिका परिवहन तंत्र द्वारा पीयूष ग्रंथि तक पहुंचते हैं और अग्र पीयूष ग्रंथि के कार्यों को नियमन करते हैं। पश्च पीयूष ग्रंथि का तंत्रिकीय नियमन सीधे हाइपोथैलेमस के अधीन होता है। पीयूष ग्रंथि के बारे में जानें। पीयूष ग्रंथि को गुरु ग्रंथि कहा जाता है क्योंकि इनसे निकले हुए हार्मोन शरीर के बाकी सभी ग्रंथियों के स्राव को नियंत्रित करती है। पीयूष ग्रंथि एक सेला टर्सिका नामक अस्थिर गुहा में स्थित होती है और इसका आकार एक मटर के दाने जैसा होता है और एक वृत्त यानी स्टॉक द्वारा हाइपोथैलेमस से जुड़ा होता है। आंतरिकी के अनुसार पीयूष ग्रंथि एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस नामक दो भागों में विभाजित होती है। एडिनोहाइपोफाइसिस दो भागों का बना होता है, पार्स डिस्टेलिस और पार्स इंटरमीडिया। पार्स डिस्टेलिस को साधारणतः अग्र पीयूष ग्रंथि कहते हैं। पार्स इंटरमीडिया यानी मध्य पिंड, पार्स डिस्टेलिस यानी दूरस्थ पिंड में लगभग जुड़ा होता है। पार्स डिस्टेलिस से वृद्धि हार्मोन या सोमेटोट्रोपिन ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन या मेमोट्रोपिन थायराइड प्रेरक हार्मोन यानी TSH, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन यानी ACTH या कॉर्टिकोट्रोपिन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यानी LH और पुट्टिका प्रेरक हार्मोन अर्थात फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का स्राव करता है। पार्स इंटरमीडिया एकमात्र हार्मोन मिलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन यानी MSH या मिलेनोट्रोफिन का स्राव करता है। यद्यपि मानव में पार्स इंटरमीडिया मध्य पिंड पार्स डिस्टेलिस दूरस्थ पिंड में लगभग जुड़ा होता है। न्यूरोहाइपोफाइसिस पार्स नर्वोसा या पश्च पीयूष ग्रंथि ये हाइपोथैलेमस द्वारा उत्पादित किए जाने वाले हार्मोन ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन का संग्रह और स्राव करती है। ये हार्मोन वास्तव में हाइपोथैलेमस द्वारा संश्लेषित होते हैं और तंत्रिकाक्ष होते हुए पश्च पीयूष ग्रंथि में पहुंचा दिए जाते हैं। वृद्धिकारी हार्मोन यानी ग्रोथ हार्मोन के अतिस्राव से शरीर की असामान्य वृद्धि होती है जिसे जाइजेंटिज्म या अतिकायता कहते हैं और इसके अल्पस्राव से वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है जिसे पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म यानी बौनापन या वामनता कहते हैं। वयस्कों में विशेष रूप से मध्य आयु वर्ग के लोगों में वृद्धिकारी हार्मोन के अतिस्राव से विशेषता चेहरे की अत्यधिक विकृति हो जाती है जिसे अतिकायता या
एक्रोमिलैगी कहते हैं। इससे गंभीर जटिलताएं उत्पन्न हो सकती हैं तथा यदि नियंत्रण ना किया गया तो समय से पूर्व मृत्यु भी हो सकती है। जीवन के प्रारंभिक काल में रोग की पहचान बहुत कठिन है तथा अधिकतर मामलों में अनेक वर्षों तक रोग का पता ही नहीं चलता, जब तक कि बाह्य अभिलक्षण दिखाई नहीं देने लगते हैं। प्रोलैक्टिन हार्मोन स्तन ग्रंथियों की वृद्धि और उनमें दुग्ध निर्माण का नियंत्रण करता है। थायराइड प्रेरक हार्मोन थायराइड ग्रंथियों पर कार्य कर उनसे थायराइड हार्मोन के संश्लेषण और स्राव को प्रेरित करता है। एडिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन एड्रिनल वल्कुट पर कार्य करता है और इसे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स नामक स्टेरॉयड हार्मोन का संश्लेषण और स्रवण के लिए प्रेरित करता है। ल्यूटिनाइजिंग और पुट्टिका प्रेरक हार्मोन जननांगों की क्रिया को प्रेरित करते हैं और लिंगी हार्मोन का उत्पादन करने के लिए प्रेरित करते हैं, इसलिए इन्हें गोनेडोट्रोपिन कहा जाता है। नरों में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड्रोजन नामक हार्मोन के संश्लेषण और स्राव के लिए प्रेरित करता है। इसी तरह नरों में पुट्टिका प्रेरक हार्मोन और एंड्रोजन शुक्र जनन को नियंत्रित करता है। मादाओं में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन पूर्ण विकसित पुट्टिकाओं ग्राफियन पुट्टिका से अंडोत्सर्ग को प्रेरित करता है और ग्राफियन पुट्टिका के बचे भाग से कॉर्पस ल्यूटियम बनाता है। पुट्टिका प्रेरक हार्मोन मादाओं में अंडाशयी पुट्टिकाओं की वृद्धि और परिवर्धन को प्रेरित करता है। मेलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन मेलेनोसाइट्स मेलानिन युक्त कोशिकाओं पर क्रियाशील होता है तथा त्वचा की वर्णकता का नियमन करता है। ऑक्सीटोसिन हमारे शरीर की चिकनी पेशियों पर कार्य करता है और उनके संकुचन को प्रेरित करता है। मादाओं में ये प्रसव के समय गर्भाशयी पेशियों के संकुचन और दुग्ध ग्रंथियों से दूध के स्राव को प्रेरित करता है। वेसोप्रेसिन मुख्यतः वृक्क की दूरस्थ संवलित नलिका से जल एवं आयनों का पुनरावशोषण को प्रेरित करता है, जिससे मूत्र के साथ जल का डायूरेसिस कम हो। अतः इसे प्रतिमूत्रल हार्मोन या एंटी डायूरेटिक हार्मोन यानी ADH भी कहते हैं। ADH के संश्लेषण अथवा श्रावण को प्रभावित करने वाले विकृति के परिणाम स्वरूप वृक्क की जल संरक्षण की क्षमता में ह्रास होता है। फलतः जल का ह्रास एवं निर्जलीकरण हो जाता है। इस अवस्थिति को उदक में अर्थात डायबिटीज इंसिपिडस कहते हैं। विद्यार्थियों, सत्र को विराम देने से पहले चलिए एक त्वरित पुनर्कथन करते हैं। आज आपने बाह्यस्रावी ग्रंथियों और अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में जाना और उनके बीच में अंतर को समझा। अंतःस्रावी ग्रंथियों के उदाहरण के बारे में चर्चा की, जिसके अंतर्गत हमने हाइपोथैलेमस और पीयूष ग्रंथि के बारे में जाना। हाइपोथैलेमस से स्रावित होने वाले कुछ मोचक और रोधक हार्मोन्स के बारे में जाना। पीयूष ग्रंथि की संरचना के बारे में चर्चा की और हर भाग से स्रावित होने वाले हार्मोन्स के बारे में जाना। और हमने आज चर्चा किए गए हार्मोन्स के कार्य के बारे में भी जाना। आपके लिए कुछ प्रश्न हैं। पहला प्रश्न, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन का एक उदाहरण दीजिए और ये भी बताइए कि वह किस ग्रंथि से स्रावित होता है। दूसरा प्रश्न, मोचक एवं रोधक हार्मोन के बीच में उदाहरण देते हुए अंतर स्पष्ट कीजिए। तीसरा प्रश्न, थायरोट्रोपिन हार्मोन की लक्ष्य ग्रंथि का नाम लिखिए। चौथा प्रश्न, अंतःस्रावी ग्रंथियों और बाह्यस्रावी ग्रंथियों में
अंतर स्पष्ट कीजिए और उनके दो दो उदाहरण लिखिए। 5वां प्रश्न, पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से निकलने वाले हार्मोन्स की सूची बनाएं और ये भी बताएं कि उन हार्मोन्स का लक्ष्य क्या है। 6ठा प्रश्न, MSH का पूरा नाम क्या है और वो हमारे शरीर में क्या कार्य करता है। 7वां प्रश्न, वैसोप्रेसिन को एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्यों कहा जाता है। 8वां प्रश्न, एक ऐसे हार्मोन का नाम बताइए जो प्रसव के समय गर्भाशय पेशियों के संकुचन और दुग्ध ग्रंथियों से दूध के स्राव को प्रेरित करता है। 9वां प्रश्न, डायबिटीज इंसिपिडस क्या है, संक्षेप में व्याख्या कीजिए। 10वां प्रश्न, न्यूरोहाइपोफाइसिस का दूसरा नाम क्या है, इससे निकलने वाले हार्मोन का नाम और उनका कार्य बताइए। आशा करती हूँ कि आज का सत्र आपके लिए ज्ञानवर्धक रहा होगा। अगले सत्र में आपसे फिर मिलेंगे। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और नित्य नूतन सीखने का प्रयत्न करते रहिए। नमस्कार।